हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके आईसीएससी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। ओके, तो पहले 5 चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं कंप्लीट। बढ़ रहे हैं हम 6वें चैप्टर पर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। अब इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ओके, तो बच्चों अब इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस और उनके टाइप्स को समझने की। ओके, तो अब शुरुआत में केमिकल रिएक्शन क्या है ये सबसे मैं शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले ही चैप्टर में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में ढेर सारी चीजें पढ़ ली थी, जो कि बहुत सी बेसिक सी चीजें थी कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस हम लोग कैसे लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। आपको अगर उन चीजों के बारे में जानना हो और अच्छे से डिटेल में, तो आप पिछले चैप्टर में जाके देख सकते हो। ओके, पिछले चैप्टर के वीडियोस देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग, मैं आपको एक शॉर्ट समरी में बता देता हूँ कि भाई केमिकल रिएक्शन मतलब क्या कहेंगे हम लोग उस चीज को। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? सिंपल टर्म्स में बोलूं मैं तो भाई रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में बदलना, इसी को मैं कहता हूं मेरे शब्दों में केमिकल रिएक्शन। अब इसी चीज में पूरी रामायण महाभारत आ जाती है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और जो कि हम हमेशा पढ़ते रहेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन है, इनके टाइप्स अगर हम लोग सीखना शुरू करें तो हमारे सिलेबस में हमें 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन पढ़ने। ओके, तो सबसे पहले और सबसे मतलब सिंपल से टाइप से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब इस रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है भाई? सिंपल सी चीज है, अगर हम लोग 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हमारे पास है, ओके, और वो कंबाइन हो रहे हैं एक सब्सटेंस बनने के लिए। ओके, 2 या 2 से ज्यादा चलेगा हमें, पर वो कंबाइन हो रहे हैं एक ही सब्सटेंस बनने के लिए, तो हम लोग कहते हैं भाई ये है कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सी चीज है, तो कुछ रॉकेट साइंस इसमें तो है नहीं। 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। तो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो मैं कहूंगा मेरा ये ए एक सब्सटेंस है, बी दूसरा सब्सटेंस है, ये कंबाइन हो रहे और फॉर्म कर रहे ए बी नाम का सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस। सो 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। अब इसी चीज को दिमाग में चिपका के रखना है, और बस ये एग्जाम्पल्स जो हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शंस की, उनको समझते चलना है। तो अब ये जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस है, ओके, वो क्या हो सकते हैं? तो हम लोग ना शुरुआत में अभी यहाँ पर एग्जाम्पल में एकदम सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। ओके, ये 2 सब्सटेंसेस है भाई हमारे एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, बनेगा क्या? एक ही सब्सटेंस। अब क्या सब्सटेंस बनेगा? कंपाउंड बनेगा। अब ये तो सिंपल सी चीज है कि अगर 2 अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो वो एक नया एलिमेंट तो नहीं बनाएंगे, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि 2 एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो रहे हैं, इसका मतलब 2 एलिमेंट्स के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब अलग अलग एटम्स कंबाइन होकर कभी सेम टाइप का एटम बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो बेसिक सा लॉजिक है ये। ओके, तो समझने में बहुत आसान सी चीज है, बस आपको थोड़ा बहुत चीजें जो है, रिएक्शंस जो है यहाँ पर थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, इतनी चीजें। अब याद भी रखनी कैसी है? मजेदार तरीके से, बिल्कुल बोरिंग, या मतलब बिल्कुल ऐसे बोरिंग शब्द तो छोड़ दो, ये मैं बात ही नहीं करता इस शब्द की, पर बिल्कुल ऐसे मतलब रोते रोते याद नहीं रखना है। ठीक है, लॉजिक से याद रखना है, तो दिमाग में चिपक जाते हैं रिएक्शंस भी, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है तो बात बन जाएगी। अब रिवाइज करने में भी क्या करना है भाई? बस देखना नहीं है रिएक्शन को, वो तुम्हारे पास वो लेजेंड वाली देख के रिएक्शन को याद रखने वाली पावर अगर रहेगी तो अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि आपको रिएक्शंस को देख के आप कंफर्टेबली लिख नहीं पा रहे हो, ओके, एक बार देख लिया रिएक्शन को, याद कर लिया, ओके, मतलब समझ लिया, सॉरी याद नहीं, समझ लिया, उसके बाद आप खुद से लिखना कोशिश करो, तो आपको अगर लिख पाओ अच्छे से, ठीक से, तो अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो आप
मैं कह रहा हूँ, एक सिंपल सी एडवाइस दे रहा हूँ, जब भी रिएक्शन देखो, समझो और फिर खुद से एक बार लिखने की ट्राई जरूर करना। उसमें क्या होता है, हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना, बस इतना ही। और लॉन्ग रन में भी ये अच्छी बात क्या होती है कि भाई एकदम एग्जाम के टाइम पर हम लोग को ढेर सारी रिएक्शंस हमारे दिमाग में रहेंगी तो भी हम कंफ्यूज नहीं होते। ओके, क्योंकि क्या होता है, हम 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, बस समझ लिया, लिख लिया, शायद हो सकता है हमें याद मतलब आ जाए अच्छे से ठीक से, पर ढेर सारे रिएक्शन पढ़ने के बाद कुछ घिसपिस हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए चलो अब ये सिंपल सी है, मैंने जो आपको टिप दी थी वो बाजू में रखते, ध्यान देते हमारे एग्जाम्पल्स पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो सिंपल से 2 एलिमेंट्स में ले रहा हूँ, अरे ये तो मतलब हमारे सबसे प्यारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनसे जो सबसे प्यारा कंपाउंड बनता है वो तो हम लोग उसके बिना रह ही नहीं सकते, जो कि है वाटर। बस सिंपल सी बात है। अब इसको आपको बैलेंस करना है। अब ये बैलेंसिंग वाला चक्कर मैं नहीं करूंगा क्योंकि ढेर सारे रिएक्शंस हमको देखने, तो हर एक रिएक्शन को बैठ के बैलेंस करते रहेंगे तो मेरा भी टाइम, आपका भी टाइम मतलब उतना एफिशिएंटली यूज नहीं होगा। बैलेंस करने वाली चीज तो हम लोग ने पिछले चैप्टर में सीख ली एक बार में। अब इस चैप्टर में आपको ढेर सारे रिएक्शंस बैलेंस करके प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई रिएक्शन को बैलेंस करना कैसा है, मतलब कैसे करना है। अगर आपने पिछले चैप्टर को पढ़ने के बाद नहीं किया होगा प्रैक्टिस, तो भी यहाँ पर तो हो ही जाएगी पक्का। ठीक है, तो ये था पहला रिएक्शन जिसमें देखो 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और कंपाउंड बना रहे हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक सी चीज देखो, मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है ये लिख रहा हूँ ना केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, तो मैं हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक्ड हम लोग ने पढ़ लिया है कि भाई कभी भी हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे या फिर केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो हम लोग रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उसके स्टेबल फॉर्म्स ही लिखते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन H2 ये उसका स्टेबल फॉर्म है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसका मतलब हाइड्रोजन जो हमारा एलिमेंट है उसका जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल फॉर्म है उसका, इसलिए हम लोग H2 लिखते हैं। ऑक्सीजन के साथ भी वही कहानी है, इसलिए O2 लिखते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें आपको समझनी है, अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में चीजें बता दी आपको। ओके, तो रिएक्शंस पर आप देखते, नजर मार लेंगे। ओके, फटाफट देखते। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे, भाई साहब बोल रहे हम लोग मस्त पानी बना रहे। तो देखो 2 एलिमेंट्स 2 सब्सटेंसेस कंबाइन हुए, एक सिंगल सब्सटेंस बन गया। तो 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए, एक सिंगल सब्सटेंस, मतलब हमारा जो कंपाउंड बनेगा, ऑब्वियस सी चीज है, सिंगल सब्सटेंस कंपाउंड ही होगा, वो कंपाउंड बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल, ये तो भाई हम लोग ने बहुत सारा देखा है, बहुत बार इसका एग्जांपल लेके ही हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को भी समझा था। कार्बन भाई ऑक्सीजन के साथ घुल मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा, इसका मिलन होगा ऑक्सीजन के साथ। जब हम लोग हीट कर रहे होते हैं ना, कोयले को जला रहे हैं, तो क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन मिक्स हो रहे हैं, मतलब कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, करेक्ट, और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये शैतान गैस। अगर ऐसा मैं कह रहा हूं और आप भी अपनी मुंडी हिला रहे हो तो आपको एक चीज पता नहीं होगी कि ये शैतान गैस बहुत काम का भी गैस होता है। ठीक है, अब ये मैंने काम का गैस बोला ना, वो आप खुद ढूंढ लो कैसे काम का गैस होता है ये, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, मतलब नो प्रॉब्लम, वो पढ़ लिया हम लोग ने ये चीज। चलो फिर आगे बढ़ते। अब इसके साथ ही अगर मैं मैग्नीशियम लूंगा, अब ये मैग्नीशियम को मैं अगर इसको भी हीट कर रहा हूं ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसा कंपाउंड बनेगा, MgO। ठीक है, तो यहां पर भी देखो, यहां पर देखो 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए, एक कंपाउंड बन गया, 2 सब्सटेंसेस कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बन गया। 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे, कंपाउंड बना, देखो MgO, 2 सब्सटेंसेस कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बना। तो भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स में ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, मतलब ये पर्टिकुलर टाइप ऐसा दिख रहा है, हम लोगों ने ऐसे थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया है कि भाई ऐसा एक टाइप जिसमें 2 सब्सटेंसेस जो कंबाइन होते हैं वो एलिमेंट होते हैं, ये पहला टाइप, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, बात बन गई। अब दूसरा टाइप देखते हैं, 2 सब्सटेंसेस जो कंबाइन हो रहे, उसमें से एक एलिमेंट है भाई, एक कंपाउंड है। चलो देखते। तो एक एलिमेंट में देखो मैंने ऑक्सीजन ले लिया यहाँ पर, और मैंने कंपाउंड में सल्फर डाइऑक्साइड ये कंपाउंड लिया। अब ये दोनों में मिलन होता है और ये बनाते हैं एक जबरदस्त गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो समझा होगा, देखा होगा, इसको कहीं ना कहीं याद करो। ओके, पिछले वाले ही क्लास 7th में एयर एंड एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में एसिड रेन वगैरह पढ़ा था ना, उससे कुछ ताल्लुक रखता है ये। ओके, ताल्लुक रखता है मतलब कनेक्शन रखता है, जो कुछ भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते, आप थोड़ा समझ लेना। तो ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर मैं यही ऑक्सीजन को लूं और मैं कहूं कि भाई तू कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो भाई बहुत खतरनाक गैस है, इसके मतलब पास में नहीं आना है। हाँ, पर इनको कंबाइन करने के टाइम पर थोड़ा बहुत हीट करना पड़ता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बोलता है भाई मेरे को ऑक्सीजन दे रहा है तू, तो मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता हूँ। अब देखो ये 2 रिएक्शन जो दिख रहे हैं आपको, इनमें ध्यान देना,
एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा जो कंबाइन हो रहा है, और भाई बनेगा तो कंपाउंड ही। ओके, एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा। तो देखो दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे, एक सब्सटेंस बन रहे। तो जो भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे ना, वो हमारे पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए जो भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, ओके, एकदम बिल्कुल बिल्कुल उस मैच होते रहेंगे सारे रिएक्शंस उस पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन से। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से मिलेगा ही, क्योंकि यही इसका एग्जाम्पल मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, करेक्ट। ठीक है, तो देखो एलिमेंट ऑक्सीजन, कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड, बन रहा है एक ही सिंगल सब्सटेंस, एक ही कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे ही एलिमेंट ऑक्सीजन, कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कंबाइन हो रहे हैं और बन रहा है कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी के जैसे अब और एक तीसरा टाइप, इसमें देखो दूसरा टाइप क्या था भाई, एलिमेंट और कंपाउंड, ये दो सब्सटेंसेस, मतलब दो सब्सटेंसेस जो कंबाइन हो रहे हैं एक सब्सटेंस बनने के लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, उसमें जो दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं वो है, उसमें से एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड। अब अगला वाला टाइप में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या है ना मैंने, ओके। तो अभी तक हम लोग दो सब्सटेंसेस कंबाइन होने की बात कर रहे थे सिर्फ, या फिर ऐसे रिएक्शंस देख रहे थे जिसमें दो ही सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स ओके कंबाइन हो रहे। ठीक है, पर हम लोग यहाँ पर फिलहाल एग्जाम्पल के तौर में सिर्फ दो ही सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे ऐसे रिएक्शंस देख रहे। तो अगला दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे, पर कौन से, दोनों भी सब्सटेंसेस कंपाउंड है भाई, ओके, टू और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये दोनों भी कंपाउंड्स मिलके क्या बनाएंगे, जाहिर सी बात है कंपाउंड ही बनाएंगे। ओके, लॉजिक है सिंपल सा। तो यहां पर मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल अमोनिया गैस का। भाई साहब अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें इस गैस का स्मेल, ओके, मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता, आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये अमोनिया गैस मैंने लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मैंने लिया, इन दोनों का मिलन करवाया, तो ये दो गैसेस मिलके ना एक इंटरेस्टिंग सी चीज बनती है जो होती है सॉलिड। भाई साहब मजेदार है ना, मतलब स्टेट में चेंज दिख रहा है हमें। देखो रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट के थे, भाई प्रोडक्ट हमारा सॉलिड स्टेट का बन गया, करेक्ट। पर इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि भाई दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे जो कि कंपाउंड्स है हमारे इस टाइप के हिसाब से, और बना रहे एक ही सब्सटेंस जो कि ऑब्वियसली कंपाउंड है, जो है द ग्रेट अमोनियम क्लोराइड। ओके, ऐसे ही मतलब मजाक में कह रहा हूँ द ग्रेट अमोनियम क्लोराइड, पर इंटरेस्टिंग सी चीज तो है भाई, इस रिएक्शन में कुछ तो दम है, गैसेस कंबाइन होकर सॉलिड सब्सटेंस बना रहे हो, मतलब हेड्स ऑफ। ओके, तो ये बन गई हमारा इस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल, अमोनिया HCl गैस कंबाइन होकर अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, अब चीजों देखो, चीजों में ना आप जब बैलेंस करोगे ना तो आपको तो ये सब बैलेंस करना ही है। ओके, मतलब जो अगर रिएक्शंस में लिख रहा है वो बैलेंस्ड होंगी पहले से, जैसे ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो बैलेंस नहीं होंगे उनको पक्का बैलेंस करना है। जैसे कि ये देखो ये अनबैलेंस्ड है, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। ठीक है, ये तो बात आपको पता है कि भाई बैलेंस हमें खुद करना है, मतलब आपको खुद करना है। ठीक है, ये थी सारी रामायण कथा कॉम्बिनेशन रिएक्शन सी या फिर सिंथेसिस रिएक्शन की। चलो अगले टाइप का रिएक्शन देखते हैं। अब ये भी काफी सिंपल सा है, नाम क्या है भाई इसका, डीकंपोजिशन। अब देखो पहले टाइप का रिएक्शन का नाम था कॉम्बिनेशन, तो समझ में आ रहा था भाई कुछ कंबाइन होने की वाली चीजों में, मतलब कुछ कंबाइन होने से रिलेटेड है ये चीज। ओके, ये रिएक्शन में कुछ कॉम्बिनेशन चीजें होने वाली है, कंबाइन होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो डीकंपोजिशन, अब आपको अगर पता होगा डीकंपोज वर्ड का मतलब, तो डीकंपोज मतलब ऐसे टूट फूट के एकदम ऐसे टूटना फूटना ऐसे समझ लो। ओके, या फिर टुकड़े टुकड़े होना। तो हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि डेड लिविंग जो मतलब हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है मरने के बाद, ओके, उनका क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, राइट। उनकी बॉडी जो है पूरी की पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, सेल्स एकदम टूट के चले जाएंगे। तो ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स है वो सॉइल के अंदर क्या होते हैं, एकदम धीरे धीरे डिकम्पोज होने लग जाता है, डिग्रेड होने लगता है, राइट, बॉडी। तो टूटना, इसको चीज में दिमाग में रखना, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज, टूटना, बस। तो इस चीज को याद रखना है, टूटना। अब क्या देखो यहां पर एक सिंगल कंपाउंड जो होगा ये टूटेगा, बस दैट्स इट। और कैसे टूटेगा, मतलब किन चीजों में टूटेगा। अब ये सिंगल कंपाउंड जो है ये टूट के बन सकता है एलिमेंट्स में, ओके, मतलब जो ये सिंगल कंपाउंड टूटने पर बन सकते हैं एलिमेंट्स, या फिर ये सिंगल कंपाउंड टूटने पर बन सकते हैं दोनों एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ओके, या फिर ये सिंगल कंपाउंड टूटने पर जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमें मिल रहे हैं वो दोनों के दोनों, मतलब वो जो है वो कंपाउंड्स ही हो सकते हैं, ओके, अलग अलग नए कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। बस ये ही लिखा है डेफिनेशन में, बाकी और कुछ नहीं। और अब देखो
ये रिएक्शन जो है, ओके, इस रिएक्शन में क्या होगा, आपको समझ में आ गई होगी बात। एक सिंगल कंपाउंड है, ओके, उसका ब्रेकडाउन होगा, तो ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल कॉम्पाउंड, ओके, ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल कॉम्पाउंड, बस टूटना ऑफ सिंगल कॉम्पाउंड, किसमें, इनटू एलिमेंट्स में, ओके, सारे के सारे एलिमेंट्स में, मतलब टूट के सारे के सारे एलिमेंट्स बनेंगे, ओके, और सिंपल कॉम्पाउंड्स या फिर सारे के सारे कंपाउंड बनेंगे, और बोथ, या फिर कुछ जो टूट के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कुछ एलिमेंट हो सकता है और कुछ कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। सच दैट, अब ये चीज याद रखनी है कि जो बनने वाले प्रोडक्ट्स है ये फिर से इनका मिलन होके ओरिजिनल वाला कंपाउंड ना बने, उसी रिएक्शन को हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ओके। अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, वो आपको आधी चीज तो समझ में आ गई थी, बची हुई आधी चीज मैंने बताई, ठीक है। तो पहली आधी चीज तो काफी सिंपल सी थी कि भाई सिंगल कंपाउंड का टूटना इनटू एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, या फिर टूटने के बाद जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनमें कुछ एलिमेंट हो सकता है या फिर कुछ कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। पर ये टूटम टूटम वाली जो रिएक्शन है, इसके बाद एक याद रखना है कि ये होने के बाद ये जो ये कंपाउंड टूटने के बाद जो प्रोडक्ट्स बने हैं, ये प्रोडक्ट जो है फिर से इनका मिलन होके ओरिजिनल कंपाउंड नहीं बनना चाहिए, ओके। जो पहले कंपाउंड जिससे ये इनका निर्माण हुआ है वो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा जनरल फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। देखो अगर मेरा ये ए बी नाम का कंपाउंड है तो ये टूट के ए और बी, ओके, इन सब्सटेंसेस में बन रहा है। अब ये जब हो रहा है तब ये चीज जरूरी है कि ये ए और बी दोनों फिर से मिलके ओरिजिनल कंपाउंड ना बनाए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम लोग रिएक्शन को कहेंगे, इस रिएक्शन को कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, ओके। तो इस रिएक्शन में शुरुआत से क्या हो रहा है, ए और बी एक सिंगल कंपाउंड थे, ये टूट के कुछ नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। इस सब्सटेंसेस एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, या फिर इसमें से एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। पर ये सिंगल सब्सटेंस इस तरह से टूटेगा इन सब्सटेंसेस में कि बाद में ये जो सब्सटेंसेस बने हैं नए वाले, ये कंबाइन होके फिर से ये ना बन पाए, ओरिजिनल सब्सटेंस ना बन पाए। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूट के छोटे छोटे सब्सटेंसेस में बन रहा है, या फिर एक सिंगल सब्सटेंस टूट के नए सब्सटेंसेस में बन रहा है, और ये नए सब्सटेंसेस फिर से कंबाइन होके ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बन सकते, तो उस प्रोसेस में जो रिएक्शन हो रहा है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब मैं इस पे एम्फेसिस इतना क्यों कर रहा हूं कि भाई ये जो बने हुए नए सब्सटेंसेस है ये इनका मिलन होके फिर से हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो फिर ये रिएक्शन डीकंपोजिशन नहीं रह पाएगी, ओके। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा आपने शायद, ओके। तो इसमें देखो ए और बी ये कंपाउंड जो है, ओके, अगर टूट रहा है ए और बी ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस में, ठीक है। पर अब बात ये है कि ये अगर इनका मिलन होकर फिर से ए बी बन रहा है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, ओके। मतलब सिंपली रिएक्टेंट्स बन रहे हैं प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स फिर से बन रहे हैं रिएक्टेंट्स में, ठीक है। तो ये चीज एक्सक्लूड करने के लिए डीकंपोजिशन रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट सी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, जिस चीज की वजह से ये रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अब ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना, ओके, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी पर शुरुआत से हम लोग ने इजी करके तोड़ के समझ लिया। अब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है या फिर जो ये सिंगल कंपाउंड है, इसमें ये जो टूटने की जो प्रक्रिया है ये किसके वजह से हो सकती है, ये इसको हीट करने की वजह से हो सकती है, या फिर ये लाइट की वजह से हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी हो सकती है, ओके। तो ये जो डीकंपोजिशन है कंपाउंड का, ये हो सकता है हीट की वजह से, लाइट की वजह से, या फिर करंट की वजह से। अगर हीट की वजह से हो रहा है तो हम लोग ऐसे डीकंपोजिशन को कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन दिख रहा है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, या फिर अगर कोई कंपाउंड है जिसको हीट करने पर वो टूट रहा है इनटू न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। अब वो न्यू सब्सटेंसेस हो सकते हैं एलिमेंट्स हो, दो सारे के सारे, या कुछ कंपाउंड हो उनमें कुछ एलिमेंट हो, या फिर सारे के सारे कंपाउंड हो, ठीक है। पर कैसे हो रहा है डीकंपोजिशन, या फिर वो सिंगल सब्सटेंस टूट कैसे रहा है, उसको हीट करने पर। तो ऐसा डीकंपोजिशन जो हीट करने पर होता है उसको कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें
ओके, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट, वो हीट करने के ऊपर टूट रहा है। ओके, तो वो हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन, ठीक है, मैंने ऐसे ऊपर ट्रायंगल लिख दिया। ट्रायंगल मतलब हम लोग ने पढ़ा है। ओके, मैंने आपको बताया था पिछले वाले चैप्टर में, अगर हीट कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग ये ऐसे एरो के ऊपर ट्रायंगल लिख देते हैं, पूरा पूरा हीट लिखने की जरूरत नहीं होती। शॉर्टकट में इंसान खुश हो जाता है, तो हम लोग भी साइंस में ऐसी शॉर्टकट्स ही यूज करते हैं। तो ये हीट का शॉर्टकट वाला सिंबल है ट्रायंगल। तो मैं क्या कह रहा था, ये जो रिएक्शन है, ओके, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट करने पर हमारा सिंगल सब्सटेंस टूट जाए, ओके, इनटू न्यू सब्सटेंसेस, तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, हीट की वजह से डिकम्पोजिशन, दैट्स इट। बात समझ में आ गई। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। मतलब टाइप्स मतलब ये हम लोग ने सिंप्लिसिटी के लिए, थोड़ा हम लोग को आसानी से इसके रिएक्शंस पढ़ने को आ जाए, इसके लिए हम लोग ने टाइप्स कैसे किए। तो भाई अब हमको तो पता है सिंगल कंपाउंड ही टूटने वाला है, तो हर टाइप में भाई एक ही कंपाउंड, मतलब सिंगल कंपाउंड ही होगा, एक ही कंपाउंड होगा जो टूटेगा। पर टूट के वो पहला टाइप है ऐसा कि जिसमें सिंगल कंपाउंड टूट के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स बना रहा है। ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स। अब इसमें क्या है, देखो ये जो टू और मोर एलिमेंट्स है, इसके रिएक्शन कुछ देख लेते हैं। ऐसा टाइप का कुछ रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें एक कंपाउंड टूट के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स बना रहे हैं। तो सिंपली अगर मैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड लूं, ये HgO करके, इसको अगर मैं मस्त हीट करूं, ओके, तो मस्त हीट करने पर ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है, ये जिन एलिमेंट्स से बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है Hg मतलब मर्क्यूरी, ऑक्सीजन मतलब O मतलब ऑक्सीजन, तो ये बना है मर्क्यूरी और ऑक्सीजन, तो इसमें ही ये टूट जाता है, इन दो एलिमेंट्स में ये टूट जाता है, Hg और ऑक्सीजन में। लिखते टाइम पर याद रखना है कि भाई स्टेबल फॉर्म लिखना है। ओके, तो ऑक्सीजन बस स्टेबल फॉर्म में, आपको वो थोड़ा प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगी। अब देखो ये जो मर्क्यूरी वगैरह है, इनके हम लोग सिंगल एटम्स ही लिखते हैं। ओके, मेटल्स के मोस्टली हम लोग जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो है हमारे मेटल्स, उनको अगर हमको लिखना है रिएक्शन में, भले वो रिएक्टेंट की तरफ लिखना है, मतलब एज अ रिएक्टेंट लिखना है या फिर एज अ प्रोडक्ट लिखना है, हम लोग जनरली मेटल्स को सिंगल एटम्स के फॉर्म में लिखते हैं। अब जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, इनके बारे में हम लोग ने भी पढ़ा है क्लास 7th में। ओके, जब हम लोग एटॉमिसिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें कई सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल भी हम लोग ने देखे थे, आपने भी पढ़े होंगे। तो जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इनका जब जिक्र होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, या फिर ये जब बन रहे हैं रिएक्ट प्रोडक्ट में, या फिर इनका जब रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तब हम लोग को याद रखना है कि भाई इनके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें कंबाइन करके ही केमिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो भी चीज पढ़ी है उसको भूलना नहीं होता है। ओके, वो तो कोई भी साइंस में नहीं भूलना है, तो केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तो फिर हो गया फिर कल्याण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड हीट करके टूटता है मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में, बैलेंस आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद और कोई ऐसा कॉम्पाउंड जिससे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स बन सकते हैं, ओके, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये ऐसे ही टाइप का रिएक्शन आप टेक्स्ट बुक को भी रेफर कर सकते हो, या फिर अभी तक पढ़े हुए आपने कुछ रिएक्शंस होंगे जो आपको याद आ रहा होगा मे बी, कि भाई एक कंपाउंड टूट के दो अलग अलग एलिमेंट्स में बन रहा है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट वाला है कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड जो टूटेगा और बनेगा, जो बन रहे हैं प्रोडक्ट्स है ना, उसमें से एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं पोटेशियम नाइट्रेट का। अब ये पोटेशियम नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये बनाता है पोटेशियम नाइट्राइट। ओके, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक ही बार में, पोटेशियम का तो पता ही है आपको कैसे लिखना है, ये नाइट्राइट ऐसे है, नाइट्राइट। ओके, बस नाइट्रेट का जो ए है उसमें आई लगा दिया, बात खत्म, नाइट्राइट। तो ये पोटेशियम नाइट्राइट बनाता है, टूटने पर ये टूट के पोटेशियम नाइट्राइट देता है और ऑक्सीजन देता है। तो देखो एक सिंगल कंपाउंड टूटा एलिमेंट में, ओके, ऑक्सीजन, और कंपाउंड में KNO3। ठीक है, कंपाउंड टूटा एलिमेंट में और कंपाउंड में, सिंपल सी चीज थी। ओके, अगला वाला, सिंगल कंपाउंड टूटेगा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में। वाओ, सुपर है ना। तो मजा इस चीज में क्यों है, क्योंकि ये जो रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं ना, ये आप कई बार देखे होंगे या फिर कई बार देखोगे भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम लोग ने सिंगल कंपाउंड लिया। अब इसको हम लोग जब हीट करते हैं, ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस का इतना तापमान चाहिए इसको, अब तब जाके ये सिंगल कंपाउंड टूटता है, पर
टूटता भी है तो कंपाउंड्स में टूटता है। ओके, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एलिमेंट नहीं होता कोई। ओके, कौन से कंपाउंड में टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये मेरा ए है। ओके, तो सी को ही जोड़ के आ जाता है कभी कभी मेरा ए। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये कुछ थे हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के टाइप्स, मतलब सॉरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स जो थे। ओके, सिंपल से जो यहाँ पर कौन से मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, कॉम्बिनेशन वाले रिएक्शन में कौन से अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स या फिर कौन से अलग अलग रिएक्टेंट्स उनका मिलन होकर प्रोडक्ट बनेगा, उसके बेसिस पर टाइप्स बने थे। यहाँ पर टाइप्स बने हैं भाई कैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे। ओके, प्रोडक्ट्स या मतलब क्या सिर्फ प्रोडक्ट्स में एलिमेंट बनेंगे या फिर प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों बनेंगे या फिर प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स ही बनेंगे, इनके बेसिस पर बनाए गए, ऐसे एकदम ब्रॉडली क्लासिफाइड। ठीक है, ओके बच्चों, अब देखते हैं अगला टाइप का रिएक्शन, तीसरा टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, इसके नाम में भी हमें बहुत अच्छा खासा हिंट दिया है कि भाई रिएक्शन में होगा क्या। कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा है, डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो रहा है हमारा कंपाउंड, और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट होगा। अब किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा? सिंपल सी चीज है भाई, एक ही चीज आपको दिमाग में चिपका के रखनी। ओके, कैसे याद रखोगे? अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि एक बड़ा सा पत्थर है, गोल बड़ा सा पत्थर, ठीक है, ऐसे, और ये गोल बड़ा सा पत्थर में मेरे पास सामने ना एक छोटू पत्थर है। अब मुझे आप बताओ कौन सा पत्थर किसको धक्का मार के बाहर निकाल सकता है? ओके, ये मतलब धक्का मार के गिरा सकता है। ये बड़ा पत्थर भी ओके ऐसे, और ये छोटा पत्थर, दोनों भी एक ही ऐसे प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है, अब कौन सा पत्थर किसको, इसको ही बड़ा पत्थर छोटा पत्थर को गिराएगा या छोटा पत्थर बड़ा पत्थर को गिराएगा? बताओ, सिंपल सी चीज है ना, जिसके पास ज्यादा ताकत वही दूसरे को गिराएगा। तो ये बड़ा पत्थर अगर रोल करके जाएगा तो ठैंग करके इसको ठोकेगा तो ये गिर ही जाएगा टैंग करके। अब ये छोटे पत्थर में कहाँ इतनी ताकत है कि वो इतने बड़े पत्थर को धक्का मार के उसको बाहर कर दे। यही सिंपल सा दुनिया का रूल लॉजिक चलता है एलिमेंट्स के साथ भी। ओके, ये जो अलग अलग एलिमेंट्स है ये भी कुछ ऐसे ही बिहेव करते हैं। जो ताकतवर एलिमेंट है वो कम ताकतवर एलिमेंट को धक्का मार के निकाल देगा। बस इतना ही लॉजिक समझना है। अब यहाँ पर ताकत मतलब इसको कैसे हम लोग समझेंगे? ताकतवर मतलब बोले तो मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकतवर मतलब जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उड़ाएगा। बस इतना ही याद रखना है। क्या? मोर रिएक्टिव एलिमेंट उड़ाएगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब आप कहोगे सर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कहां से उड़ाएगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से उड़ा सकता है वो। ओके, या फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को है ना कंपाउंड से उड़ाएगा। अगर एकदम जनरल बात कहेंगे हम लोग तो ठीक है, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट जिस कंपाउंड में है उस कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को टाइम करके उड़ा देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। ये हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो अगर मैं इसको एकदम जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं या फिर लिख के आपको दिखाने को समझाने की कोशिश करूं तो कैसे होगा? अगर मेरा मोर रिएक्टिव एलिमेंट सपोज ए है, ठीक है, एलिमेंट बोले तो आप मतलब कोई भी हो सकता है। मतलब मैं अगर बात कर रहा हूं सोडियम की तो मैं सोडियम ले रहा हूं, सोडियम मेरा ए है सपोज, ठीक है। ऐसे में ए मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि वो एलिमेंट बोल रहा हूँ, मतलब आप समझ लेना, कोई भी एलिमेंट का सिंबल चिपका देना एक ही जगह पे। या फिर मैं ए एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट कह रहा हूं तो कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जब ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेल मतलब कुछ इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है इस BC नाम के कंपाउंड की, ओके, कंपाउंड के साथ, तो इसमें ये कंपाउंड बना है B एलिमेंट से और C एलिमेंट से, ऐसे समझ लो। अब इसमें ना ये A जो है ओहो मोर रिएक्टिव है, बड़ा गोल, B जो है भाई छोटू गोल, ये लेस रिएक्टिव है। अब कौन किसको धक्का मार के बाहर निकालेगा? अरे जाहिर सी बात है भाई, A B को धक्का मार के बाहर निकालेगा। तो A ने B को धक्का मार दिया तो B तो बाहर चला आ गया, B बाहर चला आ गया, ठीक है। मैं ऐसे गोल करके दिखा रहा हूं, B बाहर चला आ गया। अब बचा क्या? अब A ने B की जगह ली, करेक्ट, तो A गया C के साथ, बस तो यही बनेगा
AC कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो A गया C के पास, ठीक है, तो AC बना, A गया C के पास, ठीक है, AC बना, B को बाहर निकालने के बाद ना तो AC बना और B बाहर निकल गया, तो AC बना और B बाहर निकल गया, सिंपल, AC प्लस B, ठीक है, AC प्लस B। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप के हम लोग जब रिएक्शंस देखेंगे तो हम लोग को क्लिक होना चाहिए यहां पर भाई कोई तो किसी को उड़ा रहा है। अब जो एलिमेंट जिसको उड़ा रहा है उसे समझ में आना है कि अगर ये वाला एलिमेंट, अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उड़ा रहा है उसके कंपाउंड में से, या फिर कोई एक एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट को उड़ा रहा है एक कंपाउंड में से, तो जो एलिमेंट उड़ा रहा है उसको बाहर निकाल दे रहा है वो मोर रिएक्टिव है, जो एलिमेंट बेचारा बाहर निकल रहा है कंपाउंड से वो लेस रिएक्टिव है। इतना ही समझ में आना है हमें, ओके, इतना हमको समझ में आ सकता है, ठीक है। अब इसका ना एक इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ। तो रिएक्शन समझने के लिए ना थोड़ा कलाकारी करते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ टेस्ट ट्यूब, तो ऐसे समझ लेना कि हम लोग ये कलाकारी लैब के अंदर ही कर रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब मैंने लिया है, मेरे पास एक आयरन का नेल है, तो मैंने क्या किया, मैंने आयरन के नेल को ओके ऐसे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया, ठीक है। अब मेरे को चाहिए एक रिएक्टेंट जो कि है कॉपर सल्फेट, तो मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट लिया, उसमें पानी डाला, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, क्लास 6 में हम लोग ने पढ़ा है, पानी के चैप्टर में, वाटर के चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया और ये आयरन नेल को मस्त एकदम इतना सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ले लिया मैंने अच्छा खासा, आयरन नेल एकदम मस्त डूब रहा है, मस्त मजे कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। अब थोड़ी देर के बाद आपको कुछ जादू दिखाई देगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं जादू क्यों दिखाई देगा? क्योंकि यहां पर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था ना हम लोग ने, वो ब्लू कलर का था, दिख रहा है आपको ब्लू कलर, ठीक है। पर जादू ऐसी होगी कि अब जो सॉल्यूशन हमें दिखेगा वो ब्लू का नहीं होगा भैया, वो होगा ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का होगा, ऐसे कुछ। और अगर थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो जादू का नेक्स्ट लेवल जादू भी दिखेगा। कैसे? तो ये यहां पर जो हम लोग ने आयरन नेल रखा था ना, अरे बाप रे, एक मिनट, मैं हाइलाइटर से कर दिया। तो यहां पर जो मैंने आयरन नेल रखा था ना, ओके, ये ग्रीन वाले सॉल्यूशन में हमें आयरन नेल के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। देखो ये आयरन नेल जो है यहां पर रखा था ना हम लोग ने, इसको हम लोग अगर बाहर निकालेंगे और थोड़ा और अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, ओके, तो दिखेगा हमें कि आयरन नेल के ऊपर ऐसे ब्राउनिश कलर का कोटिंग चढ़ गया है। अरे भाई साहब, अब ये क्या हुआ है ये मैं आपको समझाता हूं, बड़ी मजेदार सी चीज लग रही है ना आपको, ओके। तो देखो क्या हो रहा है मैं समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग ने लिया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें आयरन नेल को डुबो दिया था। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, ओके। होप आपको समझ में आ गया होगी ये चीज ना। तो ये स्टोन वाली चीजें तो दिमाग में रखनी है हमें, ओके, समझने के लिए, याद रखने के लिए अच्छे से। तो यहां पर शुरुआत में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने आयरन नेल को लिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको डुबकी लगाने के लिए कहा। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो भाई ब्लू कलर का है, आयरन नेल हम लोग ने लिया। अब हुआ ऐसी चीज कि यहां पर ये जो आयरन है ना ये मोर रिएक्टिव है, तो इसने क्या किया, ये जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है। तो आयरन ने अब क्या होगा आपको पता ही होगा भाई, आयरन तो धक्का मार के कॉपर को बाहर निकाल देगा, तो कॉपर निकल गया बाहर, राइट। तो कॉपर ऐसे बाहर आ गया, आयरन ने कॉपर की जगह ले ली। तो आयरन ने कॉपर की जगह ले ली मतलब यहां पर आयरन आ गया, तो आयरन SO4 मतलब आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है, ठीक है भाई साहब। और ठीक है, आयरन सल्फेट और बाहर कॉपर निकल गया तो प्लस कॉपर, तो ये बन गया अपने प्रोडक्ट्स। अब इसमें यहां पर इसका ब्लू कलर था, आयरन नेल अंदर था मस्त, पर रिएक्शन करने के बाद ये आयरन नेल ने क्या किया, ये जो नेल, आयरन नेल जो है यहाँ पे आयरन के जो एटम्स है वो गए, कॉपर के एटम को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। जो इस मतलब ऐसे समझ लो कि आयरन गया, कॉपर को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब क्या हुआ, यहां पर आयरन सल्फेट बन गया क्योंकि आयरन अब कॉपर की जगह लिया,
आयरन ने, और कॉपर को धक्का मार के बाहर निकल दे तो बेचारा कॉपर कहाँ गया, कॉपर जाके आयरन नेल के ऊपर ही बैठ गया। तो ये जो ब्राउनिश डिपॉजिट है ना, ये है भाई कॉपर की डिपॉजिट। ये कॉपर डिपॉजिट हुआ है, कॉपर के एटम्स जो है वो आकर ऐसे चिपक गए आयरन के नेल को। ओके, यहाँ पर डिपॉजिट हो गए। और ये जो आयरन सल्फेट बना हुआ है, ये है हमारा ग्रीन सॉल्यूशन जो बना है ना, ये आयरन सल्फेट है। ओके, तो ओवरऑल आपको बात समझ में आ गई, हुआ क्या चक्कर है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके वजह से हमें ऐसा जादू देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हो क्या रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को धक्का मार के डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम द कंपाउंड। ओके, जिसमें हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, बस इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पाइंग, खत्म। ओके, तो ऐसी इसके ही तरह और एक रिएक्शन में बताऊंगा, थोड़ी अलग हटके टाइप की रिएक्शन है थोड़ी। देखो, मैग्नीशियम जो है हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ओके, अब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूं, चलो, तो मैग्नीशियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। तो रिएक्ट करने के बाद ओके हमें मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट, और इसमें से बुड़ 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 हाइड्रोजन के बबल्स, मतलब हाइड्रोजन गैस के बबल्स बाहर निकलते हैं। ओके, तो इसी को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। जो केमिकल रिएक्शन में हम लोग को कुछ चीजें हटके दिख सकती है। पिछले वाले रिएक्शन में हम लोग ने कलर का चेंज देखा। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में भाई कलर चेंज हो सकता है, जैसे कि पिछले वाले रिएक्शन में हम लोग ने देखा। वैसे ही केमिकल रिएक्शन में भाई गैस निकल सकती है। करेक्ट। थोड़ी देर पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग ने अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मिलन होने के बाद देखा कि भाई अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो स्टेट में भी चेंज हमें दिखाई दे सकता है जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में थे, भाई प्रोडक्ट तो भाई सॉलिड स्टेट का बन गया। तो ऐसी चमत्कारिक चीजें हम लोग देखते देखते जाएंगे। तो ये 3 चीजें तो अब तक हम लोग ने एनकाउंटर कर ली, और भी कुछ चीजें हैं, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना वगैरह वगैरह देखेंगे हम लोग आहिस्ते आहिस्ते आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ना। केमिकल रिएक्शंस को देखते ही समझ जाएंगे, मतलब देखते देखते ही उन चीजों को भी समझेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो इसी को कहते हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। ओके, तो अगर अब देखो यहाँ पर ना, ये जो टेस्ट ट्यूब मैंने लिया है, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो इसमें मैंने मैग्नीशियम को रिएक्ट करने दिया, तो हुआ क्या, मैग्नीशियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो ऐसे हमको ऐसे बुड़बुड़े, ऐसे बबल्स दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे। ओके, जो सॉल्यूशन से बाहर निकल रहे। ओके, क्योंकि ये गैस के, इसके अंदर गैस है इन बबल्स के अंदर, तो ये ऊपर ऊपर जा रहे। ओके, और यहाँ पर सरफेस पे आके बबल फूटेगा टाइम करके और गैस बाहर निकलेगी। तो ऐसे हमें हाइड्रोजन की गैस निकलती है। तो इस बबल को कहते हैं एफरवेसेंस। आपको बस समझा रहा हूँ इस चीजों को, क्योंकि आप कहीं अगर एनकाउंटर कर लिए इन शब्दों को तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि भाई एफरवेसेंस होता क्या है वगैरह वगैरह। एकदम सिंपल सिंपल सी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज क्या हो रही है, हमारा मैग्नीशियम है भाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ये हाइड्रोजन हमारा जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है ना, इसको धक्का मार के बाहर निकाल रहा है। ओके, तो ये जब बाहर जाएगा तब मैग्नीशियम हाइड्रोजन की जगह लेता है। तो हाइड्रोजन जब बाहर जाता है ना, तब अब देखो हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो हाइड्रोजन H बन के नहीं जाएगा, ये तो H2 बन के जाएगा। मतलब हाइड्रोजन जब बाहर आएगा, ओके, और प्रोडक्ट जब बनेगा तब ये H2 होगा, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म है हाइड्रोजन का। ओके, तो ऐसे समझ लेना, यहां पर मैग्नीशियम ने H2 को धक्का मार के बाहर निकाल दिया है। तो हो क्या रहा है, इन शॉर्ट मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव एलिमेंट है। मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को धक्का मार के बाहर निकाला और हाइड्रोजन की जगह ले ली। तो जगह लेने के बाद क्या हो गया, ये MgSO4 बन गया। अब मैं ऐसे ही डायरेक्ट बोल रहा हूं ना, ऐसे कैसे हो कैसे रही कंपाउंड फॉर्म, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको भी। ओके, सोचना भी है कि यहाँ पर मैंने पीछे आयरन सल्फेट बोल दिया, तो बस ऐसे ही आयरन आके सल्फेट की जगह ले ली और ये कंपाउंड का फॉर्मूला आयरन सल्फेट बन गया, ऐसे नहीं है। ओके, यहाँ पर जो हमारा आयरन है, ओके, यहाँ पर जो हमारा सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट जब बन रहा है तब आयरन हमारा 2+ रेडिकल है, और सल्फेट तो भाई हमको पता है 2+ रेडिकल में ही होता है। तो ये इनका मिलन होगा। तो आप क्रिस क्रॉस मेथड से आप बता सकते हो डायरेक्टली कि FeSO4 कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखो, सल्फेट SO4 2- होता है, करेक्ट, और हमारे मैग्नीशियम भैया का चार्ज तो ऊपर 2+ होता है, हमको सबको पता है। तो ये जो 2+ वाला मैग्नीशियम 2- वाले सल्फेट के साथ मिलन होगा, क्रिस क्रॉस करके देखोगे मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4 ही फॉर्मूला आएगा। ओके, तो बस आपको कंपाउंड मतलब जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो आपको याद रखने। अब याद रखने का हर एक का अलग अलग तरीका होता है। ओके, तो अब मेरा तरीका क्या है भाई, मैं तो ऐसे मजेदार चीज से याद रखता हूँ, मतलब थोड़ा
कॉमेडी बना के। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई मैग्नीशियम हाइड्रोजन को धक्का मार के बाहर निकालेगा, तो मैग्नीशियम अब ऐसे ही हो रहा है, ओके। पर कॉमेडी करने के टाइम पर हम लोग कुछ फन एलिमेंट ला सकते हैं खुद के लिए भी, ओके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ धक्का मार के वगैरह वगैरह, वो डिस्प्लेस बोलने को अच्छा नहीं लगता है ना, उसमें कुछ कॉमेडी नहीं है, इसीलिए। तो आप आपकी मर्जी, आपको जैसे याद रखना है। तो देखो मैग्नीशियम ने धक्का मार के हाइड्रोजन को बाहर निकाला, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन की जगह ली, तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कैसे जुड़ेगा, Mg2+ होता है, SO4 2- होता है, मैग्नीशियम सल्फेट बन के ये आ गया है ऐसे, ओके। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है इसमें कैसे आयंस हमारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ये मैंने बताया। फिलहाल आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको प्रोडक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। ये मत सोचते बैठना आयरन Fe2+ में कहाँ से आया सर वगैरह वगैरह, वो उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। यहाँ पर Fe2+ आयरन के जो आयंस है ये सल्फेट के आयंस के साथ इनका मिलन होता है, ओके। तो Fe3+ वाले भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे मत सोचते रहना। ये रिएक्शन में Fe2+ वाले मिलन खाते हैं SO4 2- के साथ, ओके। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ेगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। देखो Mg बना, यहाँ पर गया हाइड्रोजन की जगह पे, तो MgSO4 और हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो MgSO4 और हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। ये तो यहाँ से निकल ही गया ना, राइट, ये तो गायब है। तो ये यहाँ पर आ गया MgSO4, ओके, प्लस हाइड्रोजन, तो MgSO4 प्लस हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स बन गए। इसमें इसने क्या हो गया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट में धक्का मार के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर कर दिया। मैग्नीशियम ने धक्का मार के हाइड्रोजन को बाहर कर दिया। अब इसी तरह और एक रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, थोड़ा और अच्छे से समझना, ओके। पहले वाले केस में हम लोग ने देखा कि भाई ये जो दोनों धक्का मार रहे हैं, मतलब एक दूसरे को धक्का मार रहा है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम तो मेटल है, पर हाइड्रोजन तो हमारा, राइट, सबको पता है, राइट, ये तो नॉन मेटल है। तो कोई बात नहीं, बस एलिमेंट मोर रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव वाले को धक्का मार के बाहर निकालेगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि नॉन मेटल भी नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को धक्का मार के बाहर निकाल सकता है। देखते हैं ये रिएक्शन, देखो। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है, ओके, जब हम लोग ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो इस आयोडीन को धक्का मार के बाहर निकाल देता है। तो आयोडीन बाहर आएगा तो आयोडाइड I2 में, मतलब सॉरी, आयोडीन बाहर आएगा तो ये ऐसे I2 में आएगा, नॉट आयोडाइड नहीं, आयोडाइड तो I- होता है, तो I2 में आएगा बाहर, ओके। जैसे Cl2 वैसे ही I2 ऐसे एग्जिस्ट करता है, ओके। तो मतलब जैसे Cl2 है वैसे यहाँ पर ये I2 में बाहर आएगा, I2 में बाहर आएगा तो क्या होगा, देखो Cl2 तो K के पास चला जाएगा ना, तो KCl बनेगा, ठीक है। तो Cl2 यहाँ पर आ गया, KCl बन गया, और फिर इसने इसको बाहर निकाल लिया तो I2, तो KCl और I2, ठीक है, KCl और I2 प्रोडक्ट्स। बात समझ में आ गई। Cl2 यहाँ पर आ गया, पोटेशियम के साथ जुड़ेगा ये अब, ओके, क्योंकि इसने आयोडीन को बाहर फेंक दिया है, तो KCl और I2 ये प्रोडक्ट्स बन गए। अब इसमें क्लोरीन ने आयोडीन को धक्का मार के बाहर निकाल दिया है, मतलब हमारा क्लोरीन जो है मोर रिएक्टिव है एलिमेंट, और आयोडीन है भाई लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये दोनों के कंपैरिजन में, ये मोर लेस जो चीजें हैं, ये इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में भाई क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है देन आयोडीन, ये बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि बड़ा सा पत्थर था ना, वो बड़ा है देन द छोटा पत्थर। अब उस पत्थर से भी कोई अगर बड़ा पत्थर रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, जैसे मैंने बताया था ना, इस पत्थर से बड़ा पत्थर है हमारा ये, इसलिए हम इसलिए ये इसको धक्का मार के बाहर फेंक रहा है। पर इससे भी अगर मैं बड़ा पत्थर लेके आऊं तो, ओके, जैसे कि ये, तो भाई ये इसको धक्का मारेगा। तो मोर और ये जो लेस टर्म्स है ये रिलेटिव होते हैं, ये तो आपको इतना तो ये चीज आपको पता है, ओके। तो यहाँ पर मैं जब मोर रिएक्टिव कह रहा हूँ क्लोरीन को, तो ये क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है देन आयोडीन, ओके। तो जो दो एलिमेंट्स में डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, या फिर जो एलिमेंट दूसरे को धक्का मार के बाहर निकल रहा है, वो ज्यादा रिएक्टिव है देन दिस एलिमेंट जिसको वो धक्का मार रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। इतनी सी सिंपल सी चीजें हैं, बस थोड़े से एग्जाम्पल्स में हमको थोड़ा ध्यान देना है ताकि हमको चीजें समझ में आ जाए। अब ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हम लोग रिएक्शंस अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को 3 रिएक्शन से क्या पता चला, इतने 3 रिएक्शन से, ये 3 रिएक्शन हो रहे हैं तो हमको पता चला कि भाई आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, इसीलिए आयरन ने कॉपर को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। वैसे ही मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन,
इसलिए उसने हाइड्रोजन को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है देन आयोडीन, इसलिए क्लोरीन ने धक्का मार के आयोडीन को बाहर निकाल दिया। तो ऐसे हम लोग कई सारे रिएक्शंस ऑब्जर्व कर करके हम लोग को ना ये एलिमेंट्स जो है एक दूसरे के रिलेशन में कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव, ऐसे कुछ रिलेशंस मिलने लग गए हमको। और इन ऐसे रिलेशंस को यूज कर करके हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सोचा कि हम लोग मेटल्स के लिए ओके ऐसी एक सीरीज बना देते हैं, और नॉन मेटल्स के लिए भी, खास करके हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों के लिए भी एक ऐसा ऑर्डर बना देते हैं और उनको उस ऑर्डर में सजाएंगे जिस ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी घट रही है। तो यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको ऐसे नीचे नीचे लिखा इस ऑर्डर में, क्योंकि इस ऑर्डर में इनकी रिएक्टिविटी घट रही है। ओके, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। तो ये हो गई नॉन मेटल्स की। वैसे ही मेटल्स को भी हम लोग ने एक ऑर्डर में सजा दिया, वो ऑर्डर जिसमें नीचे नीचे जाते जाते हम लोग, जैसे हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं उस ऑर्डर में, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी भी कम हो रही है। रिएक्टिविटी कम हो रही है मतलब क्या, तो उनकी रिएक्ट करने की ताकत कम हो रही है। सिंपल सी चीज थी, राइट। तो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज हमको थोड़ी याद रखनी है मेटल्स के केस में। नॉन मेटल्स के केस में तो भाई काफी सिंपल था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मैंने बचपन से इन चीजों को, इन चार एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में ही याद किया है। ओके, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में भी ये सेम ऑर्डर में ही नीचे नीचे आ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गई होगी बात ये। ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा अच्छे से। तो ऐसे ही यहाँ पर इनकी जो है ऑर्डर, इनको थोड़ा याद रखना है, थोड़ा पेचीदा हो सकता है क्योंकि काफी सारे मेटल्स के नाम है। तो शुरुआत होती है भाई पोटेशियम से, ओके, फिर सोडियम पर जाते हैं, ओके, और फिर बाद में कैल्शियम, वो ऊपर आता है मैग्नीशियम पर। अब मैं ये जो ऊपर आने की बात कर रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखो पीरियोडिक टेबल को अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया होगा ना और देखा होगा ना पोजीशंस एलिमेंट्स के अगर थोड़ी दिमाग में चिपकी हुई होंगी ना, तो आपको समझ में आ गया होगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तो भाई सबसे पहले एकदम पहले कॉलम में है, ठीक है। ऐसे नीचे 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 जा रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके। और भी आपको याद रहेगा तो रुबिडियम, सीशियम वगैरह वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल के सबसे पहले कॉलम में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। दूसरे वाले कॉलम में देखो ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होंगे, ओके। फिर बहुत दूर मैग्नीशियम से एकदम ऐसे थोड़े से अंतर के बाद यहाँ पर होगा हमारा एल्यूमिनियम, ओके। तो बस इतने ही एलिमेंट्स अगर आप यहाँ पर अभी पोजीशन याद रखें तो भी हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने कैसे लिखा, पोटेशियम के बाद सोडियम, देखो पोटेशियम के बाद सोडियम, तो फिर से हम लोग आएंगे कैल्शियम पर और ऊपर जाएंगे फिर से, तो कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। तो देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और फिर बाद में इधर जाएंगे एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ तक तो याद हो गया, 5 हो गए याद। फिर बाद में मैंने तो एक रिदम में याद रखे, जिंक, आयरन, निकल, फिर और 3 गट्टा किया मैंने, 3 इकट्ठा के एलिमेंट्स, बाकी के 3 एलिमेंट्स को मैं ऐसे ही रिदम में याद रख रहा हूँ, जिंक, आयरन, निकल, फिर गैप, फिर मतलब मैंने पॉज लिया, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, ओके, ये पीबी है लेड। अब हाइड्रोजन के बाद जो आएंगे CuHgAg और लास्ट में Au, ठीक है। तो ये अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो देखो CuHgAgAu है ये, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मेटल्स की, ओके। इसमें हम लोग ने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है, ओके, पर फिर भी मोस्टली ये हमारी ये इसमें मोस्टली मेटल्स है, तो मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज होगी, ओके। हाइड्रोजन हमारा बेचारा नॉन मेटल है, तो फिर भी हम लोग ने हाइड्रोजन को ऐड करके रखा है ताकि हमको ओके थोड़ा एक आइडिया आ जाए कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन है। देखो ध्यान देना, हाइड्रोजन के ऊपर ये जो एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। इस सीरीज को देख के हमको पता चलता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये सीरीज में जो मेटल्स या फिर ये जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं ये इस तरह से अरेंज किए गए कि जैसे जैसे हम लोग नीचे नीचे आ रहे हैं इस सीरीज में, तो उन एलिमेंट्स की या फिर उन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो रिएक्टिविटी और कम, फ्रॉम पोटेशियम टू सोडियम आएंगे तो और कम हो जाएगी, फ्रॉम सोडियम टू कैल्शियम जाएंगे तो और कम, मैग्नीशियम पे आएंगे तो रिएक्टिविटी और कम। इसका मतलब कैल्शियम से कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, ऐसे ही मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव एल्यूमिनियम, ऐसे ही लेड से कम रिएक्टिव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कॉपर, तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव ये सारे एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। लेड से कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन, तो मतलब लेड
से कम रिएक्टिव हाइड्रोजन है, या फिर हम ऐसे कह सकता हूँ लेड ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। उल्टा बोल दिया मैंने बस। लेड या फिर ऐसे कहो ओके कि भाई हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है लेड, लेड से ज्यादा रिएक्टिव है टिन, उससे ज्यादा रिएक्टिव है निकल, उससे ज्यादा रिएक्टिव है आयरन। ओके, क्योंकि ऑर्डर में अगर हम लोग उल्टा जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। नीचे आ रहे तो रिएक्टिविटी घट रही है ना, तो ऊपर जा रहे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी मतलब ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव लेड, लेड से ज्यादा रिएक्टिव टिन, ऐसे। तो इसका मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है लेड और उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है टिन, उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है ये। तो इसका मतलब तो हाइड्रोजन से भाई सभी ज्यादा रिएक्टिव है ऊपर। करेक्ट लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है लेड ना, ओके, और लेड से ज्यादा रिएक्टिव है टिन, टिन से ज्यादा रिएक्टिव है निकल। तो ऊपर वाले तो एक एक एलिमेंट जाएंगे तो वो तो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो बात तो जाहिर सी हो गई। सपोज ऐसे समझ लो आप कि भाई लेड के पास हम लोग वैल्यूज में रिएक्टिविटी 100 है, पर लेड से ज्यादा रिएक्टिव टिन है तो ये है 105, टिन से ज्यादा रिएक्टिव निकल है तो ये है 110, फिर ये और 150, 120। तो इसका मतलब भाई ये सारे के सारे ऊपर जैसे जाएंगे रिएक्टिविटी तो वैल्यूज तो बढ़ती बढ़ती जाएंगी। ओके, और ये जो वैल्यूज होंगी ऑब्वियसली 100 से तो बड़ी ही है। करेक्ट, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सारे एलिमेंट जो है वो ओके लेड के ऊपर के, लेड तो है ही हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, उससे भी ऊपर के सारे एलिमेंट्स। ओके, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का सपोज 95 है तो लेड का 100 है तो ज्यादा रिएक्टिव, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ज्यादा है। करेक्ट, ऊपर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो बस इतनी बेसिक सी हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है एक्टिविटी सीरीज को देख के समझ के। ओके, क्योंकि ये जो एक्टिविटी सीरीज है हमको याद भी रखनी है और यूज भी करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम लोग जब देखेंगे ओके, तो कोई अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया है उसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स दिए, पूछ रहा है आपको कि भाई प्रोडक्ट्स लिख दो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो किस तरह से आप प्रोडक्ट लिखोगे? आप दिमाग लगाओगे कि जब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा तब मैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट को ढूंढूंगा ओके रिएक्टेंट में, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ढूंढूंगा, और फिर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, फिर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह लेगा तो एक कंपाउंड बनेगा, वो मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया, फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो गया, वो एक दूसरा प्रोडक्ट होगा। इस तरह से दिमाग लगाएंगे, डोंट वरी। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब हम लोग मैं तुमको वो अप्रोच बता दूंगा। ओके, सिंपल सा अप्रोच, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ भी गए तो भी ठीक है। तो ये सारी चीजें थी भाई एक्टिविटी सीरीज की। ये हमारे मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज, ये हमारे नॉन मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज। बात बन गई। इसमें मोस्टली मेटल्स है ओके, जैसे कि हाइड्रोजन एक ही है जो, मतलब जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है। ओके, तो ये रिएक्टिविटी इस तरह से नीचे नीचे जा रहा है तब डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर भी रिएक्टिविटी इस तरह से नीचे नीचे जा रहा है तब डिक्रीज हो रही है। ये सारा चिट्टा था पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो इसके बाद हम लोग वीडियो का एंड करेंगे। पर ये जो क्वेश्चंस है हमको बस क्या करना है, अभी तक जो कुछ भी हम लोग ने पढ़ा उसको बस यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शंस गिवन बिलो, बस टाइप ही तो बताना है। करेक्ट, ओके। तो अब क्लोरीन 2KBr, ये जो हम लोग के रिएक्टेंट्स है, क्लोरीन और 2 छोड़ दो, पर क्लोरीन और पोटेशियम ब्रोमाइड ये रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड ओके और ब्रोमीन दे रहे हैं हमें। अब इस रिएक्शन को देख के हम कैसे बता पाए कि भाई विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, क्योंकि हमको पूछा भाई स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शंस गिवन बिलो। तो अब देखना, ध्यान देना है, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं थोड़ा बहुत हम लोग ने पढ़ा हुआ चीज को थोड़ा रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। देखो क्लोरीन यहां पर है अकेला, यहां पर है पोटेशियम के साथ जुड़ा हुआ, ब्रोमीन यहां पर है पोटेशियम के साथ जुड़ा हुआ, पर यहां पर है अकेला। तो इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है, क्लोरीन ने पोटेशियम के साथ कुछ दोस्ती कर ली है और पोटेशियम क्लोराइड बन गया है। तो अब क्लोरीन ने पोटेशियम के साथ दोस्ती तो कर ली, पर यहां पर ब्रोमीन देखो, इसने शायद दुश्मनी कर ली पोटेशियम के साथ, इसीलिए ये पोटेशियम से अलग हो गया। तो मतलब ये देखो पोटेशियम से ब्रोमीन भाई साहब अलग हो गए, ठीक है, पर क्लोरीन भाई साहब पोटेशियम के पास आ गए। तो कुछ समझ में आ रही है बात? क्लोरीन भाई साहब ने ब्रोमीन भाई साहब को उड़ा दिया, इसने दुश्मनी नहीं कर ली पोटेशियम के साथ, इसको जबरदस्ती दुश्मनी करवा दी क्लोरीन ने ओके, ताकि खुद को पोटेशियम के नजदीक आना था। बस ऐसे ही रिएक्शन को देख के थोड़ा सा
दिमाग यूज करने की कोशिश करना है, थोड़ा सा जो चीजें सीखी है वो चीजों को सीखना, जो वो चीजों को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना है, आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो क्लोरीन ने ब्रोमीन को उड़ा दिया बाहर और डिस्प्लेस करके खुद पोटेशियम के साथ जुड़ गया। ओके, तो देखो क्लोरीन आ गया यहाँ पर, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। ओके, तो ये चला गया, तो पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन, पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन प्रोडक्ट्स बन गए। और यहाँ पर क्लोरीन ने ब्रोमीन को उड़ा दिया। अब देखो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, देखना भी है कि भाई, अब सिंपल सी चीज है, यहाँ पर इतना कुछ है नहीं, वैसे आप देख के बता दोगे कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इतना ही लिख रहा हूँ। ओके, आगे रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो, जाहिर सी बात है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये था हमारा ऑर्डर जिसमें रिएक्टिविटी इन नॉन मेटल्स की डिक्रीज हो रही थी। तो देखो क्लोरीन से कम ही तो रिएक्टिव है ना ब्रोमीन, राइट? रिएक्टिविटी कम और कम और कम, तो रिएक्टिविटी फ्लोरीन की जितनी है उससे कम है क्लोरीन की, क्लोरीन की जितनी रिएक्टिविटी है उससे कम है ब्रोमीन की, तो क्लोरीन की जितनी रिएक्टिविटी है उससे कम है ब्रोमीन की। ठीक है, देखो क्लोरीन की जितनी रिएक्टिविटी उससे कम है ब्रोमीन की। ठीक है, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है देन ब्रोमीन, तो इसीलिए तो देखो ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए तो उड़ा दिया उसको। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। PbO2 प्लस SO2 गिव्स PbSO4। ध्यान से देखना, ये दो कंपाउंड्स है, लेड का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं एक ही सब्सटेंस बनने के लिए। ये कैसा टाइप का रिएक्शन होता है? दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बनता है, कॉम्बिनेशन बॉस, कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस। तो कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस में सिर्फ इनिशियल लिख रहा हूं। फिर ये देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, किसने किसके साथ दोस्ती कर ली। देखो जिंक ने कर ली है सल्फेट के साथ दोस्ती, ठीक है, देखो यहां पर, और कॉपर ने सल्फेट के साथ दुश्मनी कर ली, इसलिए अकेला हो गया है। बात समझ में आ गई? देखो जिंक ने सल्फेट के साथ दोस्ती कर ली, इसलिए जिंक सल्फेट बन गया। ओके, जिंक सल्फेट नहीं बन गया, जिंक ने सल्फेट के साथ दोस्ती कर ली और कंपाउंड बनाया जिंक सल्फेट, ऐसे मेरे को कहना है। ओके, तो वो तो मजाक मजाक में कुछ और बन जाएगा। हाँ, तो जिंक तो भाई कभी सल्फेट नहीं बनेगा, जिंक तो जिंक है भाई, वो क्यों बदलेगा दूसरे के लिए? करेक्ट, राइट? चलो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जिंक जो है, ओके, सल्फेट के साथ जुड़ा है, इसलिए प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट दिख रहा है हमें। ओके, तो जिंक सल्फेट के साथ जुड़ गया, जिंक सल्फेट बन गया उसने, और फिर यहाँ पर कॉपर सल्फेट को छोड़ दिया, इसलिए अकेला कॉपर रह गया। ठीक है, पर दिख क्या रहा है हमको यहाँ पर? देखो जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को उड़ा दिया बाहर, दिख रहा है? तो जिंक ने कॉपर की जगह ले ली थी, इसलिए जिंक सल्फेट बन गया प्रोडक्ट में। ठीक है, ओके, तो ये चला गया अब यहाँ पर, तो जिंक सल्फेट बन गया, बचा क्या? सिर्फ कॉपर, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक ठाक दिख रहे, जिंक ने कॉपर को उड़ाया, सामने सामने से दिख रहा है हमको। ओके, उसकी जगह ली है। ओके, तो यहाँ पर इसने इसको डिस्प्लेस किया। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, रिएक्शन में अक्सर आपको ऐसा नहीं देंगे कभी कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे क्वेश्चन में, पर हो सकता है दे भी दे, क्योंकि अगर मेरे जैसा इंसान अगर क्वेश्चन सेट कर रहा है तो मैं क्यों भाई बच्चों को और मतलब उनके दिमाग को स्टैग्नेंट रहने दूं? मैं तो कुछ उल्टा लिख दूंगा। ओके, कि भाई कॉपर सल्फेट नहीं तो कॉपर प्लस जिंक, ऐसे में लिख दूंगा, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट गिव्स, ओके, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ओके, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट उल्टा कर दिया मैंने। ओके, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, यहाँ पर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट था, तो यहाँ पर मैंने कॉपर प्लस जिंक सल्फेट कर दिया। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक ऐसे बना दिया। तो ऐसे भी अगर आ सकता है तो आ सकता है एग्जाम में, मतलब हो सकता है आ जाए, पर ऐसे रिएक्शन तो होगा नहीं, ये प्रोडक्ट्स बनेंगे ही नहीं। ओके, ये प्रोडक्ट ही नहीं बनेंगे। पर फिर भी अगर पूछ लिया बताओ टाइप ऑफ रिएक्शन, आप देख रहे हो बस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बता दिया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अरे पर रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा? समझ में आ गई बात? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होगा जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उड़ाएगा। ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं उड़ा सकता, तो नहीं उड़ा सकता तो रिएक्शन होगा ही नहीं, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे बेचारे। कॉपर जिंक सल्फेट मस्त ऐसे ही मस्त टाइम पास कर रहे होंगे अंदर बैठ के। ओके, कुछ नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ऐसा रिएक्शन तो देंगे नहीं मोस्टली एग्जाम्स वगैरह में, पर अगर इनकेस दे भी दिया तो भी दिमाग लगाना है। ओके, देख के ही बस डिस्प्लेसमेंट दिख रही है तो हाँ हो गया भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे करना नहीं है। थोड़ा बहुत हम भी सोचें कि भाई ऐसा रिएक्शन सच में होता है क्या नहीं। ओके, या फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उड़ा रहा है, ऐसे कुछ दिख रहा है तो फिर भाई मत लिखना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उड़ाता है।
ठीक है। पर हाँ, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जानबूझ के वैसा नहीं लिया है। ओके, क्वेश्चन मैंने सीधा साधा ही लिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ओके मैं बोल रहा था कि मैं ऐसे डाल दूंगा बस टेस्ट करने के लिए। पर हाँ, ये वाला क्वेश्चन के हिसाब से देखो, जिंक कॉपर को उड़ा रहा है और जिंक कॉपर को उड़ा भी सकता है। ओके, डिस्प्लेस भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिंक भाई ऊपर है, काफी ऊपर है। देखो हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज में फिर से नहीं लिखूंगा, देखो जिंक यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, राइट। तो जिंक से नीचे नीचे आते आते रिएक्टिविटी कम 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 होते होते कॉपर की तो बहुत कम हो जाएगी, राइट। क्योंकि जिंक से नीचे आयरन, उससे नीचे निकल, उससे भी नीचे टिन, इसका मतलब जिंक से कम रिएक्टिविटी आयरन की, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करते करते भाई कॉपर तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो जिंक तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो ऑर्डर में अगर ऊपर कोई एलिमेंट होगा और नीचे एलिमेंट होगा तो समझ जाना है भाई ऊपर वाला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, करेक्ट। अब देखो ना, यही पर अगर मैंने सपोज 90 लिया तो देखो कॉपर 90 कॉपर की रिएक्टिविटी वैल्यू में मैंने दी है, एकदम आर्बिट्ररी वैल्यू, सही सही वाली वैल्यू नहीं है कुछ भी। ओके, बस आपको समझाने के लिए कॉपर 90 है। ओके, और यहाँ पर देखो ओके हाइड्रोजन, लेड, टिन, निकल, ओके, फिर ये आयरन और फिर ये जिंक सपोज। ठीक है, आगे आगे बढ़ रहे। ओके, हाइड्रोजन की, लेड की, टिन की, निकल की, आयरन की, जिंक की। तो जिंक की तो 120 है, कॉपर की तो 90 है। समझ में आ गई बात? तो रिएक्टिविटी जिंक की ज्यादा है, कॉपर की कम है, करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला ऊपर जो होगा ज्यादा रिएक्टिव देन नीचे वाला एलिमेंट। तो ये दिमाग में एक जनरल चीज याद रखना, वो एक बेसिक लॉजिक है। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक लॉजिक के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने थोड़ा बहुत और आसान करके आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, ऊपर वाला तो रिएक्टिव होता है ज्यादा देन नीचे वाला एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, इसीलिए जिंक कॉपर को उड़ा सकता है। तो भाई हाँ, उड़ा दिया। ओके, तो भाई हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ओके, क्लियर, प्रोडक्ट्स बन सकते हैं ऐसे। आगे पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं हम लोग इसको। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या दे रहा है? वाटर दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। अब ये एक सिंगल कंपाउंड टूट के अलग अलग नए सब्सटेंसेस बना रहा है। और ध्यान देना है, एरो तो सिंगल ऐसे आगे जाने वाला एरो ही है। ओके, इसका मतलब रिएक्टेंट्स बन रहे हैं प्रोडक्ट में। भाई प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में नहीं बन रहे, तो दूसरी भी कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गई। पहली तो टूट रहा है सिंगल सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंसेस, दूसरी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में फिर से नहीं बन रहे, क्योंकि एरो तो ऐसी एक ही पॉइंटर है उसका। ओके, ऐसे ऐसे एरो है इसका। ओके, पॉइंटिंग टुवर्ड्स जस्ट द प्रोडक्ट्स। तो ऐसा वाला एरो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा वाला एरो है, इसका मतलब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में नहीं बदलेंगे। तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके, पहली वाली दूसरी वाली भी। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। किसकी कंडीशन थी? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी ना, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन। ओके, अब स्पेलिंग आप ये कर लेना ठीक से, पोजिशन पूरा कर देना, और ये है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर हो ये बात? तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको मजा भी आया होगा ओके मेरे साथ पढ़ने में। पर ये चीज मेरे को बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में। और जिसके आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो और एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने जरूर चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने जरूर चाहिए। जो मैंने अब थोड़े बहुत सॉल्व करवा दिए, उससे भी ज्यादा और थोड़ी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए क्वेश्चन की। इसीलिए हम लोग ने हमारे वेबसाइट पर learnohub.com पर आप जाके आपके ये जो ICSE के चैप्टर्स है, क्योंकि ये चैप्टर के आप DPPs और ऑनलाइन टेस्ट्स भी दे सकते हो, और DPPs भी सॉल्व कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो बाकी आपको तो पता ही है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसी चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहना, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।